Hello friends, welcome back to our new lecture that is part 3 of chapter number 5 the governance system। दोस्तों मैं बता दूं रोज शाम को 7:15 मेरी न्यू वीडियो आती है डेली डिसिप्लिन के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, वीडियोस अच्छी लगें तो, वरना डिसलाइक कर दें। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा आपका संपर्क रोज़ शाम को 7:15 मुलाकात हो हमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 20 एज होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको। कार्डिनल फीचर्स की बात की थी। कार्डिनल फीचर्स यानी कि कोर प्रिंसिपल्स, की प्रिंसिपल्स, की फीचर्स हैं जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का। तो उसमें ये 4 ऑप्शंस थी आपके पास। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये बाकी ऑप्शंस ये आपके सामने। सुप्रीम पावर वेस्ट करती है लोगों में, और फोर्थ थी प्रोवाइड्स यूनिफाइड अथॉरिटी। एंड योर आंसर वाज वेरी मच क्लियर कि ऑप्शन बी 1, 2, 3, क्योंकि यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है, पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि सेपरेशन हमने लास्ट लाइन देखी है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी है। बाकी फीचर्स ऑलरेडी आपको पता है, मैं बता चुका हूँ रिपीटेड टाइम्स कि पावर्स हमारी बंटवारा है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो इसीलिए 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, फोर्थ इज रॉन्ग। आगे चलते हैं टू क्वेश्चन नंबर 21 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। 2 इंडिया सॉवरेन स्टेट है। 3 डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इंडिया। 4th एक वेलफेयर स्टेट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी सही है इनमें से? A 1 and 2, B 1 2 3, C 2 3 4, D 1 2 3 4। इसमें सारी की सारी ऑप्शंस क्लियर हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी हम बिल्कुल हैं। सॉवरेन स्टेट, हमारे ऊपर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पावर का जोर नहीं चलता, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। सो वी आर सॉवरेन स्टेट। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी, लोकतांत्रिक सरकार, लोगों की सरकार। 4th वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट जो कमज़ोर पक्ष के बारे में ज़रूर सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है। तो बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। यूपी पीसीएस का आंसर क्वेश्चन आया हुआ 2012 का, आंसर डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी? कौन सा इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है? ए गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, बिल्कुल है ये फीचर। बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, बिल्कुल है, लोगों की सरकार है भाई। सी रूल ऑफ लॉ, हमारे पास रूल ऑफ लॉ, जो कायदा कानून लिखा गया है प्रॉपर, उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है, रूल चलता है लॉ का, नियम का। डी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन मतलब अपनी मन मर्जी चलाने वाली, अपनी अथॉरिटी चलाने वाली, ऐसी सरकार हमारी नहीं है। सो ये आपके सामने रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की, बिल्कुल ऑपोजिट है। हर 5 साल के बाद भारत के लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कि कौन सरकार चलाएंगे, भारत के लोग चुनेंगे उसे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। वेलफेयर स्टेट का एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? ए सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर, कि मैक्सिमम वेलफेयर करें मैक्सिमम लोगों का, क्या ये बेनिफिट है कि मैक्सिमम नंबर तक पहुंचे? बी मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, कमज़ोर पक्ष है जो समाज का, जो पिछड़ा वर्ग है या जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो वहाँ तक अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, क्या वहाँ तक पहुँचना? या सी प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़, डी नन ऑफ द अबव। देखिए ए आपको लग सकता है आंसर, बट बी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट का काम ही ये है सब लोगों तक सब कुछ पहुँचना। देखिए जो ऑलरेडी संपन्न हैं, मान लीजिए पूंजीवाद हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके पास अपना उद्योग है, उनको तो फैसिलिटीज़ मिल ही जाएंगी। लेकिन जो कमज़ोर पक्ष है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचें। सो दैट इज़ द वेलफेयर स्टेट का रोल है। वेलफेयर स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि स्टेट प्लेज अ की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, कि उनका सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार का विकास हो उनके नागरिकों का। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बराबरी के मौके मिले और धन का बराबर बंटवारा हो, वेल्थ का, संपत्ति का, और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उन लोगों के लिए, फॉर दोज अनेबल टू अवेल देमसेल्व्स द मिनिमम नेसेसिटीज़ फॉर अ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन के लिए वो मिनिमम नेसेसिटीज़ भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक वो सुविधाएं पहुँचें, ये वेलफेयर स्टेट का काम और जिम्मेवारी है। तो आई एम क्लियर कि वेलफेयर स्टेट ऑप्शन नंबर बी क्यों आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी इनमें से फिलोसफी नहीं है भारत के संविधान की? ए वेलफेयर स्टेट, बी सोशलिस्ट स्टेट, सी पॉलिटिकल इक्वालिटी, डी कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट
कि जिसमें सारा का सारा कंट्रोल सोशलिस्ट स्टेट एक तरह से वो हो गई जिसमें बराबरी के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेलफेयर स्टेट में ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉलिटिकल इक्वलिटी पुराना चैप्टर था प्रीएम्बल, हमने उसमें पढ़ा था। ये आंसर डी इज़ योर आंसर। ये नीचे एक्सप्लेनेशन दी है कि फिलॉसफी क्या है भारतीय संविधान की। इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो लोगों को बराबरी और स्टेटस अपॉर्चुनिटी देती है और स्टेटस का मौका देती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, सबका दर्जा बराबर है संविधान में। प्रीएम्बल ये डिस्क्राइब करता है कि सोशलिस्ट स्टेट एज एन आइडल टू बी रियलाइज बाय इंडिया, कि भारत जैसे देश के लिए एक आइडल है सोशलिस्ट स्टेट के प्रिंसिपल को फॉलो करना। टू प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल इक्वलिटी इंडिया हैज़ अडैप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो ज़रूर देखें प्रीएम्बल, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम बढ़िया से क्लियर होंगे आपके। तो मैं आपको फिर बता दूं शॉर्ट में कि अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। हर एक इंसान 18 साल से जो ऊपर है वो वोट दे सकता है, हर एक वोट की बराबर वैल्यू है। मेरी फेवरेट एग्जांपल, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, और चाहे वो कोई पूंजीपति है, सबके वोट की बराबर वैल्यू होगी। सो कम्युनिस्ट स्टेट हाउएवर ये इंडिया की फिलॉसफी नहीं है जो मार्क्स की है, कि जिसमें मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट जो लोग हैं, कि उसके अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें स्टेट के पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो इंडिया की फिलॉसफी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, जो बिल्कुल नहीं है। हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल नहीं, पार्लियामेंट्री है, जो हम पढ़ चुके हैं। इंडिया इज ए टिटुलर मोनार्की। टिटुलर मोनार्की क्या है? कि मोनार्की जिसमें जहाँ पे राजा, किंग, जैसे कि ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में किंग राज करते हैं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति राज करते हैं। राज इन द सेंस की टॉप मोस्ट पोस्ट है जो एक स्टेट की, हेड ऑफ द स्टेट जिसे बोला जाता है। टिटलर जिसके पास कोई टाइटल, मतलब रियल पावर नहीं है लेकिन सिर्फ नाम का टाइटल है, महामहिम, जहाँपना, ये टाइटल्स हैं बड़े बड़े, उनके नाम पे सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पावर कहीं और लाई करती है। पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे साइन हो रहा है, बिजनेस राष्ट्रपति के नाम पे हो रहा है, तो दैट इज टिटुलर। मैं एक एक ऑप्शन आपको क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बने एक क्वेश्चन से, ये ना हो कि बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए हैं सिर्फ यहीं तक मतलब ना हो हमें। इसीलिए वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करें, फास्ट फॉरवर्ड मत करें, यू विल लूज अ लॉट। आगे चलिए। इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब बताऊं, जो ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल्स के द्वारा चलाई जाए, नोबल्स मतलब शाहूकारों के द्वारा, जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही सरकार चला रहे हैं, ऐसा हमारा देश बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वेरी मच क्लियर कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, और हमें पता है इसके बारे में। यूपीपीसीएस 2005 का, एंड डी इज आंसर। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सारी मैं दे चुका हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? ऑप्शन आपने देख ली है, आंसर क्या है? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, सी द पार्लियामेंट, डी द प्रेसिडेंट। अब देखिए, आपको लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है कि जी हमें तो संविधान से पावर मिल रही है, लेकिन संविधान भी लोग हैं तो संविधान है, संविधान है इसलिए लोग नहीं है। डिफरेंस को समझिए, अगर लोग नहीं हैं तो संविधान नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो याद कीजिए उन वर्ड्स को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोग। आंसर इज ए, दैट्स वाई, इसीलिए आंसर ए है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फटाफट। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो भारत के लोग पॉलिटिकल पावर का सोर्स है इंडिया में, वहां से पावर मिलती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम, जहां पे सुप्रीम पावर लोगों के पास है या उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो इसलिए पीएम के पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है, पीएम आपने बनाया है, इसलिए उनके पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का इनमें से एक मूलभूत जो फीचर है वो क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ए, बी सिंगल एग्जीक्यूटिव। रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो लचीला नहीं है। सिंगल एग्जीक्यूटिव कि एक ही एग्जीक्यूटिव है ऊपर, सुप्रीम, सिंगल बंदे के पास पावर है। सी सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है। डी रेजिडुअल पावर ऑफ द स्टेट्स, रेजिडुअल पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास हैं। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आंसर इज बी। प्रेसिडेंशियल के अंदर जब भी प्रेसिडेंशियल ध्यान आए, मैंने बार बार आपको बोला है, या यूएस को याद कर लीजिए, सबसे बड़ी कंट्री, पावरफुल, तो राष्ट्रपति के पास सारी पावर्स हैं वहाँ पे पावर सेंट्रलाइज्ड हैं सारी की सारी। राष्ट्रपति देखिए वहाँ पे
गवर्नमेंट कंपैरेटिवली प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्यों स्टेबल है? वहाँ पे राष्ट्रपति को जब लगता है कि मुझे अपनी कैबिनेट चूज़ करनी है तो वो डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं वाइट हाउस के अंदर कि किस फील्ड का एक्सपर्टीज़ बंदा मुझे चाहिए। हमारे यहाँ आप कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम देखिए, अगर कोई फिल्म स्टार बहुत फेमस हो गया तो उसको टिकट मिल गई और लोग इमोशंस में कि नहीं हम सनी देओल के फ़ैन हैं, या कोई भी आप लगा लीजिए यूसुफ पठान, क्रिकेट में उनका अच्छा नाम हो गया, वो किसी पार्टी से खड़े हो गए। बात उनकी नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। तो अगर वो खड़े हो गए तो लोगों का उनके प्रति इमोशन है क्रिकेट के कारण, बट उन्होंने सिर्फ उस इमोशन के कारण लोगों से वोट ले ली, लोगों ने वोट दे दी और वो जीत गए। अब वो जीत गए तो उनको कोई तो पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर उनको मान लीजिए रेलवे का पोर्टफोलियो दे दिया, अब भाई उन्होंने कभी रेल में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं पता, उन्हें रेलवे का उनको बेसिक नहीं पता, अगर तो रेलवे कैसे चलाएंगे? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक दिक्कत है। प्रेसिडेंशियल में क्या है, राष्ट्रपति को लगा कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर, जैसे अभी इंडिया में है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जो एक ज़बरदस्त आईएएस ऑफिसर रह चुके, आईएफएस यू कैन से, फॉरेन सर्विसेज, चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं एक लंबे टाइम तक। आज अगर वो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो पहले उनके पास उस चीज़ का पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस है, और वो ज़बरदस्त केसेस को हैंडल कर पाएंगे, भारत की पोजीशन को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये प्रेसिडेंशियल में एक स्टेबिलिटी है। तो इसीलिए बार बार सरकार चेंज होने का डर नहीं है कि कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, डिटेल में बताऊंगा आगे, तो कहीं एकदम से पावर से चले ना जाएं, तो नए वाले आएंगे उसको चेंज कर देंगे। तो जो भी कोई लॉ पास हुआ, एक्ट पास हुआ है, वो लंबा टाइम स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। ये कुछ फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्रॉबैक हैं और प्रेसिडेंशियल में बेहतर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आई होप इन्फॉर्मेशन काम की लगी। Which of the following is correct? The main feature of a presidential form of government. अब मेन फीचर क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, बिल्कुल है जी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल मिनिस्टर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जो काउंसिल मिनिस्टर उन्हें चाहिए काम की वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टली। सी द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, लेकिन वो लेजिस्लेचर को भंग नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते, जो भी उनकी पार्लियामेंट है उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ द अबव, डी एंड डी इज योर आंसर। तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाली सही हैं। ऑप्शंस क्लियर? आगे चलते हैं। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट के ऊपर बेस है इंडिया की डेमोक्रेसी? ए, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। बी, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए हैं। सी, पब्लिक इंजॉयज द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, लोगों के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, या लोगों के पास जो राइट है। डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट के दिशा निर्देश हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डेमोक्रेसी इंडिया की किससे क्लियर होती है, बेस्ड ऑन व्हाट फैक्ट? तो देखिए ये सारी फीचर्स हैं, बट डेमोक्रेसी क्या इस पर आधारित है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, लिखा हुआ लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसीलिए डेमोक्रेसी हो गई? ये लॉजिक नहीं बना। जहाँ पे रिटन नहीं है वहाँ पे भी देश चल रहे हैं बढ़िया। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो डेमोक्रेसी इसके ऊपर बेस्ड है, लोगों के पास राइट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बेसिक मतलब लोगों की सरकार। तो लोगों की सरकार क्या हुई? अगर लोग चुन सकें, लोग रिजेक्ट कर सकें, दैट्स वाई तब वो मतलब है कि लोगों की सरकार। इसीलिए सी इज योर आंसर। बिहार पीसीएस 1994 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी का जो सुपीरियर वर्च्यू है, सुपीरियर मतलब बेहतरीन, किसी से कंपैरेटिवली बेटर, वो उनका वर्च्यू, जो उनका एक समझ है, उनका विजन है, वो किस तथ्य में निर्धारित है, किस में लाई कर रहा है। मैं हिंदी बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि मैं कुछ कामयाब हो पा रहा हूँ। आप ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको, काम चल पा रहा है कि नहीं। दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, ये किस एक्टिविटी को बुलाता है कि डेमोक्रेटिक जो व्यू है, सुपीरियर व्यू है। द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, द इंटेलिजेंस है और जो करेक्टर है एक आम आदमी या औरत का, उसको बाहर निकाल के लेके आ रहा है। बी, द मैथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, मैथड्स हैं इसके अंदर जो कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। सी, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, एक कोई सुपीरियर इंडिविजुअल, एक बेहतरीन इंसान, इंडिविजुअल जिसके पास डायनामिज्म है। डायनामिज्म मतलब जो हालात के अनुसार, समय के अनुसार चेंज कर सके कॉन्टिन्यूसली, एंड विजन है, वैसा उसकी सोच है, समझ है आगे के लिए। डी,
ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। क्या डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स हैं इसलिए डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज ए कि इंटेलिजेंस और करैक्टर लेके आता है एक आम आदमी का, उसका चरित्र, उसकी बुद्धिमत्ता को सामने लेके आ रहा है, इसीलिए वो बेहतरीन सरकार चूज कर पाए। ये नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु आर एट हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट दे हैव टू चूज द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट दैम। डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन है लोगों की कि जो मतलब सरकार पर निर्भर हैं कि इन दैट कि वो चूज करें राइट पर्सन कि वो उनको रिप्रेजेंट मतलब कर पाएं। लोग चुनते हैं कि कौन सही आदमी को हम चुने जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे बात को पार्लियामेंट के थ्रू पहुंचा पाएगा सही जगह पे और सही डिसीजंस ले पाएगा। पार्टिसिपेशन डेवलप्स द अवेयरनेस एंड एनरिच देम विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन। जो भागीदारी है पार्टिसिपेशन, वो अवेयरनेस डेवलप करती है, उनमें जागरूकता आती है और एनरिच करती है उन्हें, मतलब और उनको अमीर बनाती है उस सोच के साथ। विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसीजन, उनको वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को ताकि वो बेहतरीन डिसीजन ले पाएं। द ऑनर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। जो सारी की सारी कामयाबी है डेमोक्रेसी की, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है कि लोग कितने बेहतरीन डिसीजन लेते हैं। जितने बेहतरीन डिसीजन लेंगे उतना अच्छा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, उतने बेहतरीन वो सीएम पीएम पूरी की पूरी लोकसभा में वो सही वोट देंगे। दस द वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी लाइज, किस में लाई करता है? जो डेमोक्रेसी की जो सोच है आपकी, वो किस में वर्च्यू लाई करता है कि दैट इट बिल्ड्स ऑन द विजडम एंड कैरेक्टर ऑफ कॉमन पीपल, कि लोगों की बुद्धिमत्ता और कैरेक्टर उस पर निर्भर करता है। जितनी बेहतरीन जनता होगी उतने बेहतरीन राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। नाउ टाइम फॉर ए होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। क्या इनमें से जो नीचे दिए गई ऑप्शंस हैं वो चूज करती हैं, डिटरमिन करती हैं, निर्धारित करती हैं कि भारत का संविधान फेडरल है? ए रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्री जुडिशरी, लिखा हुआ और नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन फ्लेक्सिबल है हमारा, लेट्स सी। बी फ्री जुडिशरी, जुडिशरी फ्री है डिसीजन लेने के लिए। सी रेजिडुअरी पावर्स हैं आर वेस्टेड इन द सेंटर और यूनियन। डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आईएएस प्री 1994। इस चैप्टर में आपने नोट किया होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक आपको आईएएस प्री के मिले हैं। तो यार आप आईएएस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल रही है आपको, तो आप ये ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स के अंदर कि क्या सच में आपको ये जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपसे शेयर की हैं उसके बाद आप रेलिवेंसी फील कर रहे हैं कि यस सर, कि इस जैसे चैप्टर को भी हम बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे एक अंदर एक सेंस बन रही है दैट वी कैन सॉल्व इट, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब मुझे पता लगेगा कि यस, कि हम राइट ट्रैक पे हैं, मेरे स्टूडेंट्स राइट ट्रैक पे हैं। सो फ्रेंड्स, stay tuned for the next video and thank you so much for watching. Please share and support the channel. Thank you so much.